वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का। जैसा कि आपको पता होगा हम पेपर्स करवा रहे सैंपल पेपर, और उसमें क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का ये जो है हमने पेपर 4 करवाया था। आपको अगर याद हो तो फोर्थ जो पेपर पेपर है उसका पार्ट 1 हमने देख रखा है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे जो फोर्थ पेपर है उसका, और इसके अंदर आपके जो है पूरे पेपर जो पूरा पेपर है वो कवर कर देंगे हम पार्ट 2 के अंदर। और इसके अंदर काफी ज्यादा बड़े-बड़े क्वेश्चंस है, तो पार्ट 2 में देखता हूँ बच्चे बहुत कम देखते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट आपके लिए जो हम देखे इम्पोर्टेंट तो सब है आपके लिए, लेकिन पार्ट 2 में बहुत बड़े-बड़े अंक के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन जैसा आपका पैटर्न रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर बनाया है। 80 नंबर का पेपर रहता है आपका, ठीक है, और 3 घंटे आपके पास टाइमिंग रहती है पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके निर्देश क्या-क्या दिए हुए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आपको भी पता होगा कि आपका पेपर एक तो 15 फरवरी और 16 फरवरी, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके पेपर जो है वो अलग-अलग डेट को है। तो 15 और 16 को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे हमने कई सारे पेपर्स किए हुए हैं, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही पार्ट 1 का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। आप जितने भी पेपर करवाए हुए हैं उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं नहीं बताता हूँ बच्चों को ज्यादातर, लेकिन कभी-कभी जो है याद रह जाता है तो बता देता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी इस पेपर की हम सामान्य निर्देश को अगर हम देखें, तो सामान्य निर्देश में कहा गया है, पहला है सभी जो क्वेश्चंस है वो अनिवार्य है। यहाँ पे बोला गया है 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू वाले होंगे, एक-एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये हमने कर रखा है पार्ट 1 में। और 13 से 18 तक 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिसके आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देने। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है जो है 19 से लेकर जो 23 तक क्वेश्चंस होंगे आपके, वो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, 25 और 26, यानी 24 से 26 तक आपके जो रहेंगे वो एक पैसेज होगा, ठीक है, एक कार्टून होगा और एक आपका चित्र होगा। मानचित्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानचित्र सैंपल पेपर में नहीं दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जो सैंपल पेपर आया है वही हम मान के चलते हैं कि उसी पैटर्न से पूरा पेपर आता है। तो उसके अंदर मानचित्र नहीं है, आपका चित्र है। तो ये 4-4 नंबर के, ये भी 4-4 नंबर वाले ही क्वेश्चंस होंगे आपके 24, 25 और 26। 27 से लेकर 30 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 6-6 नंबर वाले होंगे। 170 शब्दों से अधिक में आपको इनके आंसर नहीं देना है, और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको आंतरिक विकल्प देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो है सामान्य निर्देश रहता है हिंदी में। इंग्लिश में अगर हम देखें सामान्य निर्देश को, तो कुछ इस तरह आपका जो है सामान्य निर्देश हिंदी में इंग्लिश में दिया हुआ है। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो है करना आपके लिए कंपल्सरी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक आपके 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होंगे। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 90 से 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर आपका 24, 25 एंड 26, 24 पैसेज, 25 कार्टून एंड 26 आल्सो आपका जो है कार्टून यू कैन से, ठीक है, कार्टून आप कह सकते हैं। इसे मैं ड्रॉ लिख देता हूं, यहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके चित्र वाले होंगे, ठीक है, ड्रॉ वाले होंगे। क्वेश्चंस आंसर जो है अकॉर्डिंगली आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक जो रहेंगे क्वेश्चन 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपके सामने जो है इंटरनल चॉइस भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको करवाया जा रहा है। तो
आपको ये नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, ये इन्होंने इधर तक देखा हिंदी मीडियम, इनको लगता है हिंदी मीडियम का है, तो वो चले जाते। तो रिक्वेस्ट है आप थोड़ा रुकिए, देखिए, फिर आपको जो है पता चलेगा कौन से मीडियम में पेपर करवाया जा रहा है। हम आते हैं आपका पार्ट 2 जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो आपका है 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वहां से। तो ये आपका जो है यहाँ से आपका जो है पार्ट 2 स्टार्ट होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 मार्कर क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ से स्टार्ट है, 4 अंकीय प्रश्न, ठीक है, ये आपके रहेंगे। और यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताओं का वर्णन करने को बोला गया है। मौलिक अधिकार आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार क्या होता है? जैसे आपके पास कुछ ना कुछ अधिकार है, ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो बहुत ज्यादा जरूरी माने गए हैं, उसको हमारे संविधान में जो है सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसे हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। जब कोई चीज जो है संविधान में बता दी जाती है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार बता दिए गए, हमारे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, और इसको बता दिया गया है, तो इसको अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो बोला गया मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहली विशेषता तो आप इसे ये लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में जो है तीसरे भाग में इसको दिखाया गया है, और इसके अंदर नागरिकों के 6 जो मौलिक अधिकार है उसको बताया गया है, उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है, आप ये कह सकते हैं। आप समझेंगे भाग 3 क्या है, ये क्या है। देखिए आप अपनी किताब पढ़ते, उसके अंदर किसी भी किताब अगर हम देखते तो उसके अंदर 10 चैप्टर रहते हैं, ठीक है, 10 चैप्टर रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं। तो ऐसे ही संविधान है, संविधान भी एक किताब की तरह है, किताब ही है, इसके अंदर कई सारे भाग हैं, ऐसे आप चैप्टर समझ सकते हैं। तो उसका जो तीसरा भाग है या तीसरा आप इसे चैप्टर के लिए, तो उसके अंदर क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि वहां पे जो हमारे संविधान है उसका जो भाग 3 है उसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आगे आप बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो संविधान में दिया गया है कि वो किसी सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, तो क्या है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मौलिक अधिकार जो है सभी नागरिकों एक समान रूप से प्राप्त है, ये चीजें बताई गई है। ये आपने जान लिया मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है? कोई भी अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का अधिकार है आपको और आप जो है कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी आपको रोक है, ठीक है। तो इसलिए बताया हुआ है कि सभी जो भी अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, उस पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध जरूर होते हैं। और आप कह सकते हैं इसमें कि मौलिक अधिकार को जब भी किसी भी नागरिकों की क्या है उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार आपके पास है लेकिन आपका उल्लंघन होता है, तो आप क्या है डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। आई होप आप समझे होंगे, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है। आपने पढ़े भी होंगे, आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने ऐसे पढ़ा है जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आपके टोटल 6 अधिकार है, ये आपने पढ़े हैं। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाए, बड़े नंबर में आ जाए, तो आप इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है आपका मौलिक अधिकारों के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 19 ही है, और इंग्लिश मीडियम में बोला गया है डिस्क्राइब 4 फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिस्क्राइब करना है 4 फीचर को, जो कि दिखाया कहां गया है, फंडामेंटल राइट को आपको दिखाना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखें, पहला बताया गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहीं पे, कि जो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके जो है थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। वी हैव 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन टू द citizens and each right has been explained in detail, ठीक है। तो ये आप इसे पहला पॉइंट कह सकते हैं। इसे आप जो है, मैं एक्सप्लेन इसको ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मेन चीजें बता दे रहा हूं। वन फीचर ऑफ फंडामेंटल rights given in the constitution is that all the citizens of India have equal right. These rights have been
गिवन टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और कलर etc। ठीक है, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को राइट्स जो दिए गए वो इक्वल दिए गए हैं। आगे है नो राइट कैन बी एब्सोल, मतलब अनलिमिटेड कोई भी राइट्स हो नहीं सकता। द फंडामेंटल राइट्स गिवन in the Indian Constitution are also not unlimited. Restrictions have been imposed on fundamental rights under the Constitution. If the fundamental rights of a citizen are violated, he can approach the civil court. तो ये आप पॉइंट्स इसे इंग्लिश मीडियम में आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19वां, जो कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 19 से लेकर आपके जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, आगे आपके रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 23 तक। आगे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है। न्यायपालिका के 4 कार्यों का वर्णन करें। अब न्यायपालिका क्या है बच्चों, आप ऐसे समझ लो जज है, ठीक है, जो फैसला करते हैं। उनके कार्य क्या है, जज के क्या काम है? न्याय करना, कोई भी होता है गलत चीज तो उसके बीच क्या है, फैसला सुनाना, यही होता है। तो इसको लेके आप देखोगे तो थोड़ा आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पे देखेंगे न्याय करना, विधानमंडल के बनाए गए कानूनों का कार्यपालिका लागू करती है। अब विधानमंडल क्या है, विधायिका आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो क्या है, कानून बनाती है। एक होता है विधायिका, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। आपने चैप्टर्स पढ़े भी होंगे, आपकी किताब में है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। ये क्या करती है, इसको अप्लाई करवाती है, ठीक है, लोग इसको जो है ये लागू करवाती है, ये बनाती है, एक लागू करवाती है। अगर कोई इसका जो है दुरुपयोग करता है, जो इस कानून का उल्लंघन करता है, तो कार्यपालिका के क्या करती है, इसको न्यायपालिका के पास ले जाती है और न्यायपालिका जो है इसे दंड सुनाती है, जो भी उसके होते हैं मुकदमे की सुनवाई करती है फिर वो। तो इसमें यही बताया हुआ है कि विधानमंडल को विधायिका भी कहते हैं। तो जो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे जो है लागू करने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति इसका जो है इस कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसको क्या है, न्यायपालिका दंड दे सकती है या मुकदमा सुनाती है। तो क्या है, सबसे पहला काम क्या है, न्याय करना। न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना। आगे बताया गया है कानूनों की व्याख्या करना। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे ऐसे भी चीजें है, शब्द है जिसको आम व्यक्ति ना समझ पाए, ऐसे भी है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो न्यायपालिका का दूसरा काम यह है कि न्यायपालिका विधानमंडल में बनाए हुए जो कानून है उनकी व्याख्या करती है। कई बार विधानमंडलों के बनाए हुए कानून जो है स्पष्ट नहीं होते, मतलब स्पष्ट नहीं होते, तो क्या करती है न्यायपालिका, उसको बहुत आसान भाषा में या आसान तरीके से जो है उनको व्याख्या करती है, उनकी व्याख्या करती है। तो ये रहेगा आपका कानूनों की व्याख्या करना, इनका काम है। आगे देखिए हम कानून का निर्माण करना। अब जैसे कानून का निर्माण करना तो मैंने आपको बताया कि विधायिका करती है, ठीक है, विधायिका कानून का निर्माण करती है। लेकिन कभी-कभी निर्माण करती है विधायिका, उसके बाद जो है जब जाता है ये निर्माण होने के लिए पूरी तरह से, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ, जैसे वैसे तो कानून का निर्माण विधानपालिका के द्वारा किया जाता है, परंतु कई दशाओं में क्या है, न्यायपालिका भी कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों की जब वह व्याख्या करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस समय जो है न्यायाधीश, जो न्याय करने वाले होते, उनको न्यायाधीश बोलते हैं। तो वो कुछ ना कुछ जो है नए शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है, और नए जो अर्थ है वो जन्म दे देते हैं, जिससे क्या है, कानून का अर्थ बदल जाता है और हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो कानून के निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करती है। ठीक है, न्यायपालिका के ये कार्यों में आ गया। आगे देखिए हम, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th पॉइंट है, संविधान का संरक्षक। अब आपके मौलिक अधिकारों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि क्या है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है, कोई भी उल्लंघन होता है तो आप कहां जाते हैं, डायरेक्ट न्यायालय के पास जाते हैं। ठीक है, तो संविधान की रक्षा करना, यानी हमारे संविधान में लिखा है ना कि हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनकी रक्षा करना क्या है, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसका जो रक्षा है वो करेगी जो है आपकी जुडिशरी, ठीक है, यानी आपकी न्यायपालिका जो है इसकी रक्षा करेगी। तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या है, न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त होता है कि यदि विधान पालिका ऐसा कोई कानून बनाए जो संविधान के धाराओं के विरुद्ध हो, तो उस कानून को वह असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो ये संविधान आपके जो है उसके कार्य, न्यायपालिका के कार्य है, जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट बताया। ये 6 नंबर में भी आ जाए तो आप ऐसे का ऐसा लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
ये है न्यायपालिका के कार्य। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे देखें, डिस्क्राइब फोर फंक्शन ऑफ जो है जुडिशरी के पूछे गए हैं। तो द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर टू डू जस्टिस, बट देयर आर मैनी सिटीजंस विद इन द स्टेट हु वायलेट दीज लॉज। ठीक है। सेकंड बोला गया है इंटरप्रेटिंग द लॉ जुडिशरी interprets the law made in the legislature. Sometimes the law made by the legislature are not clear. Ultimately, the law requires clarity. Then the judiciary interprets those laws and जो है makes them clear. ठीक है। तो एक तो क्लियर करना हो गया लॉ को। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। ऑल्थो लॉज आर मेड बाय द legislature, but in many direction many direction the judiciary also creates law. While interpreting the laws, the judges give birth to many new meaning, which changes to the meaning of that law, and a new law is created. The guardian of the constitution is the responsibility of the judiciary to maintain the supremacy of the constitution. The judiciary has the right to declare that law unconstitutional if the legislature makes any law that is against the cause ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये आप इसे लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है अच्छी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आपके जो ये क्वेश्चंस है उसको भी इंग्लिश में दे सकूं। ठीक है। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दिया है सारे क्वेश्चंस। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है जो कि 4 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 कार्य को आपको बताना है। जैसा कि मैंने बताया स्थानीय शासन पहले ही मैंने कई बार आपको बता रखा है कि वो सबसे नजदीक का शासन होता है स्थानीय शासन। ठीक है। सबसे पास का शासन, यानी आपके घर के सबसे पास का जो शासन है वो क्या है? स्थानीय शासन है। तो उनके कार्य पूछे गए, क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहला कार्य है सफाई। शहरी स्थानीय स्वशासन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शहर की सफाई का प्रबंध करना। प्रतिदिन सड़कें, बाजार हो गए, गलियां हो गए, नालियां हो गए, उसकी जो है साफ सफाई का काम जो है नगर पालिका द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह या बाजार होंगे, आपने नालियों को साफ होते होते देखा होगा। तो ये क्या है? स्थानीय शासन का काम है। नालियों को साफ करना है, बाजारों को साफ करना है, जो भी सड़कें हैं उनको साफ करना है। ये किसका काम है? स्थानीय शासन का। दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। शहर के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी क्या है? जो सबसे नजदीक का शासन जिसे स्थानीय शासन कहते हैं, उसका ये महत्वपूर्ण कार्य है। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वशासन जो है द्वारा अस्पताल खोले जाते हैं जहां विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए उपचार किया जाता है। इसके अलावा शहरी सुशासन खाने पीने की वस्तुओं की जांच करता है और गंदी और गली जो भी वस्तुएं होती है उन पर रोक भी लगाते हैं। शहरी जो स्वशासन है, ठीक है, शहरी स्वशासन द्वारा जो है बीमारी की दशा में जो है रोगियों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था की जाती है। तो ये आप कह सकते हैं दूसरा कार्य क्या है? ये सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल करना। सड़कें और पुल बनाना भी जो है स्थानीय स्वशासन का काम है। जो है यहाँ पे आप देखेंगे शहरी स्वशासन अपने क्षेत्र में जो है पक्की सड़कें होंगे तथा पुल बनवाने का भी प्रबंध करवाता है। गलियों व बाजारों में पक्की सड़कें बनवाई जाती है। सड़कों व पुलों की देखरेख व मरम्मत का कार्य भी क्या है? शहरी जो स्वशासन है उसके द्वारा किया जाता है। पानी की व्यवस्था हो गया। शहर के लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना भी शहरी स्वशासन का कार्य है। इसके लिए शहरी स्थानीय शहर में जलघर की व्यवस्था करता है और पीने के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय करता है। तो ये है आपकी जो सबसे नजदीक का शासन होता है जिसे शहरी स्थानीय शासन भी कहते हैं। ठीक है। सबसे नजदीक के शासन का आपने ये सारी चीजें होती हुई देखी होगी। सफाई होना आपने जो है आसपास ही देखा होगा, छोटे छोटे जो है अस्पताल, ये भी हो गया। सड़कें और पुल ये भी आपने देखा होगा अपने आसपास होते हुए। और पानी की व्यवस्था जो रहती है, पानी कैसे आएगा, ये सारा काम क्या है? आपके स्थानीय शासन यानी सबसे नजदीक के जो शासन होते हैं वही ये सारे काम करते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब एनी फोर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्लीनिंग हो गया। द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज टू मैनेज द क्लियर लाइंस। ठीक है।
of the city. The work of cleaning roads, market, streets हो गए, drains हो गए, etc. is done daily by the municipality. ठीक है, ये हो गया. पब्लिक हेल्थ हो गया. प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी इज ऑल्सो an important task of urban self governments. Hospitals are opened by the self governments to protect the health of citizens, where treatment is done for the prevention of various disease, examines and prohibits dirty and street rotten things. City shows free medicine. It arranged for patents. ठीक है, patents and in case of इलनेस बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हो गया क्लीनिंग, हो गया आपका पब्लिक हेल्थ, हो गया आपके रोड और ब्रिज हो जाएंगे आपके, और आपका जो है अरेंजमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा. ये सारे वर्क जो करती है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरी चीजें. ये जो काम करती है वो स्थानीय शासन करती है, जो सेल्फ जो है गवर्नमेंट होती है. ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा ये किए जाते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा. ये वाटर के भी जो अरेंजमेंट करती है, ये रोड्स बनाती है, इनका पब्लिक हेल्थ हो गया और आपका क्लीनिंग हो गया, ये इनके वर्क है. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं. 22 है सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करना है. तो मैंने कई बार बताया है, स्वतंत्रता दो तरह आपकी जो है, दो प्रकार कह सकते हैं स्वतंत्रता के. ठीक है, प्रकार नहीं कह सकते, रूप कह सकते हैं. इसके दो रूप है. एक तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, एक नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक. नेगेटिव कहता है पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी आप कुछ भी कर सकते हो. पॉजिटिव कहती है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन जो है जो चीजें वो मना करेंगे वो नहीं होगी. तो यानी ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक है, इसके ऊपर रोक लगती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगती, कोई रोक नहीं है. तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? जिसके ऊपर रोक लगती है. यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो. लेकिन क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित तथा अन्यायपूर्ण प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रतिबंध होने चाहिए. इन्होंने कहा है प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं हो जो अनुचित हो तथा अन्यायपूर्ण हो. ठीक है, ऐसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए. नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ सही नहीं है. ये काफी लोग मानते हैं और ये नहीं अपनाया जाता. ठीक है, ये वाला रूप नहीं अपनाया जाता. कुछ ऐसे समर्थक है जो इनका समर्थन कहते हैं, लेकिन ये आप भी सोचेंगे कि एक क्या है कि एक पूरी छूट दे दी गई है स्वतंत्रता पे, आप जो भी करो, तो ये गलत होगा. क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ रोक होनी चाहिए भाई. आपके ऊपर अधिकार नहीं, जब तक प्रतिबंध नहीं होंगे आपके अधिकारों पर, तो आप जो है वो देश को सही नहीं चला सकते, या जो एक होता है ना पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो वो चीजें आप नहीं कर सकते. और आगे बोला गया यदि स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध ना हो तो समाज में अराजकता, ठीक है, नेगेटिविटी आप कह सकते हैं इसे, फैल जाएगी और समाज में एक ही कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस. जैसे कि आप समझ सकते हैं, जब तक जो है स्वतंत्रता पर अगर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, तो क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी. यानी जो अमीर रहेगा और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, और भी कई रीजंस आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे. तो ये हो गया आपका सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर. ये मैंने छोटे लेवल पे आपको बताया है. ठीक है, ये 4 नंबर का है ये आपका, और भी इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब 6 नंबर में आएगा. इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें. डिफरेंट, आपको डिफरेंट जानना है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी में, आपको डिफरेंट बताना है. ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी इंग्लिश मीडियम की हम बात करें यहाँ. पॉजिटिव लिबर्टी मींस दैट अ पर्सन शुड हैव सम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी. ठीक है, देयर शुड नॉट बी अनरीजनेबल एंड अनजस्ट जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल. ये आपके पॉजिटिव लिबर्टी में आ गए. नेगेटिव लिबर्टी अगर हम देखें, नेगेटिव लिबर्टी does not mean that there is any restrictions on the absolute liberty of a person, but this meaning of liberty is not correct. If there is no restrictions on freedom, then anarchy will spread and in the society, and there will be only on law is the society whose stick will be its buffalo. ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लिबर्टी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस.
तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके 4 नंबर का है, ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को बारे में पूछा गया है। सबसे पहले राष्ट्रवाद पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति जो है भावना रखना, ठीक है। एक होता है, आप इसे कह सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि मातृभूमि ही है मेरी, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसी सारी चीज। तो ये अपने देश के प्रति क्या है, एक सहज भावना है। आप इसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल होता है, इन शब्दों को बताना। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रवादी जो भावनाएं होती है, उसको प्रेरित कौन कौन सी चीजें करती है। किसी भी देश में अगर देखेंगे, आप बोलेंगे आई एम इंडियन, ठीक है, तो आप इंडियन है, ये आपकी ये तो पता है, लेकिन आपको प्रेरित क्या कर रही है इंडिया में, ठीक है। इंडिया की चीजों में क्या प्रेरित कर रही है, आप देखते होंगे इंडियंस जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं दूसरे देशों में, तब भी भले ही वो उधर का नागरिकता ले लेते। नागरिकता मतलब होता है कि सिटी वहां का जो है, आपने सिटीजन आप वहां के हो गए, उसके कुछ रूल होते हैं, फॉलो कर लो, मतलब उनके 10 साल रहो, ऐसा रूल होता है दूसरे देशों में। जैसे आप अमेरिका गए, अमेरिका के रूल है कि अगर आप यहाँ पे जन्म लेते हो तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। तो आपका जन्म अमेरिका में हो गया तो वहां की नागरिकता मिल गई आपको, ठीक है, अमेरिका की। या और तरीके हैं जिसमें आप जाएंगे अमेरिका और वहां पे मान लीजिए शादी हो गई किसी लड़की से आपकी, ठीक है, वहां पे, तो आप जो है वहां की आप ले सकते हैं नागरिकता। अब आप एक अमेरिकन व्यक्ति हो गए, लेकिन आप क्या है, भारत को ही मानते हैं। अगर हम अंदर की भावना से गए, दिल से कहे, तो वो क्या है, अभी उस समय भी वो भारतीय ही रहते हैं, वहां की नागरिकता लेने के बाद भी। तो ऐसे क्या क्या रीजन है आपको बताना है कि वो भारत किसी भी देश में क्या है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, वो कौन-कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली है मातृभूमि, जिसे हम मिट्टी कह सकते हैं। आप इजी लैंग्वेज में आप इसे मिट्टी कह लें, लेकिन ये मातृभूमि शब्द जो है बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। एक ही स्थान या प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस कारण वे आपस में एक भावना के अंदर बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के जैसे लाखों लोग जो है, लाखों लोग हो गया, सिख जो है इंग्लैंड तथा कनाडा आदि दूसरे देशों में जाते हैं। मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को आज भी क्या है, भारतीय, अपनी जो राष्ट्रीयता है उसका अंग वे मानते हैं। तो एक हो गया मातृभूमि, यानी मातृभूमि अगर व्यक्ति की सेम बहुत होगी तो आप देखेंगे इंडियन, अगर इंडियन दूसरे देश में मिलेंगे तो वो जो है भले दूसरी नागरिकता उनकी, लेकिन क्या है, आप दोनों एक दूसरे को क्या है, भारतीय होने के नाते देखेंगे। एक हो गया मातृभूमि, इसके कारण जो है लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रवादी भावनाएं आती है। एक हो गया इतिहास, इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मातृभूमि की जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ने में। जिन लोगों का सामान्य यानी एक जैसा इतिहास होता है, उनमें एकता की भावना आना स्वाभाविक है। यानी नॉर्मल सी बात है, जब किसी का इतिहास समान रहता है तो उनका जो है आप देखेंगे कोई एक एरिया है, ठीक है, अब सरकार जो एक एरिया में यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, अब सरकार जो है चाहती है कि यहाँ से लाइन जाए या कुछ बने, तो सरकार इनको जमीनें दे देगी दूसरी जगह, एक हो जाएंगे इधर, ठीक है। किसी को इधर मिली है, किसी को बहुत दूर मिली है, इनमें से जो व्यक्ति है, किसी को इधर मिली है, किसी को इधर मिली है, ठीक है। अब ये सब एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दूर हो गए, लेकिन कभी ये मिलेंगे तो आपस में क्या रहेगी, इन दोनों का जो है आपस में जो है एकता की भावना रहेगी, भले ये आप रहते ना हो पास, बहुत दूर रहते हो। तो ऐसा ही होता है, इतिहास जिनका सेम होता है या जो है उनके अंदर एकता की भावना आना सामान्य सी बात है। तो इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है राष्ट्रवाद की भावना के लिए। भौगोलिक एकता हो गई, भौगोलिक एकता भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जो है राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होते हैं, भौगोलिक एकता जहां पर होती है। सामान्य संस्कृति, जिनकी संस्कृति सेम रहती है, सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, साहित्य, कला तथा वेशभूषा राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो रीति रिवाज हो गए, परंपराएं होगी, आप देखते होंगे आपके जैसे जैसे रीति रिवाज रहेंगे, परंपराएं रहेंगे, तो आप उसके सामने क्या है, या उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल सकेंगे। तो क्या है, इससे भी राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भावनाएं है वो पैदा होती है। तो ये रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिनसे राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उनसे प्रेरित होती है। इसके अंदर आप और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे भाषा हो गया,
भाषा अगर एक जैसी है तो भी आप जो है राष्ट्रवादी जो भावनाएं है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, भले ही राष्ट्रवादी भावनाएं सिर्फ किसी एक देश की नहीं हो सकती, राज्य की भी हो सकती है, विश्व की मतलब बहुत तरीके से हो सकती है, एक ग्रुप की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द फैक्टर व्हिच लीड टू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 23 है जो इंग्लिश मीडियम में है। ये एक हो गया मदरलैंड। आप देखेंगे बहुत सारे जो जब पीपल्स बाहर जाते हैं तो मदरलैंड सुनते होंगे आप भी शब्द, इसका मतलब होता है मातृभूमि। ठीक है, जहां पे आपने जन्म लिया है उसको मदरलैंड बोलते हैं। तो पीपल बोर्न इन द सेम प्लेस ऑफ रीजन लव द मदरलैंड एंड फॉर दिस रीजन दे बाइंड each other within a feeling. For example, millions of Sikhs in India have gone to other countries like England and Canada. Due to the love of the motherland, they always consider themselves a part of a Indian nationality. ठीक है, एक दूसरे इंपॉर्टेंट बात करें हम जो है आपकी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में हिस्ट्री आ जाता है। इट इज नेचुरल फॉर पीपल हु हैव अ कॉमन हिस्ट्री टू हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, जिनकी हिस्ट्री क्या रहती है, कॉमन रहती है, उनकी क्या है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है। Geographical integration, all the people living and living in an area are inspired by the feeling of nationalism। ठीक है, कॉमन कल्चर इज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ जो है आपका नेशनलिस्ट। तो कॉमन कल्चर, कॉमन कस्टम, ट्रेडिशन, लिटरेचर, आर्ट एंड कस्टम्स क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 23 इंग्लिश मीडियम में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये अभी तक आपने देखे 4-4 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस जो कि ये रहने वाले हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो 24, आपका 25, 26, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी 4 नंबर के ही है, लेकिन इसके अंदर आप इसे पैसेज बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कार्टून, फिर चित्र वाला रहेगा। तो 24वां है आपका, इसे आप पैसेज कह लें, ये आपका पैसेज कह सकते हैं आप इसे। तो ये आप हम देखें क्वेश्चंस, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ने के बाद आपको आंसर देने को बोला गया है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? सभी को पता होगा, जो भी 18 प्लस व्यक्ति होते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो क्या है, वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं, भारत में मतदान की जो है न्यूनतम आयु क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, 18 वर्ष ही है ये। ठीक है, राइट आंसर जो है 18 वर्ष आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आगे आते हैं, क्वेश्चन 3 है इसका, भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कब से लागू हुआ? आपको बताना है ये कब से लागू हुआ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है कमेंट में मुझे आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, 24 का आपका जो है ऐसे डालना है, और थर्ड का जो है क्या आएगा, ए बी सी डी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि भारत में जो हमने 18 साल वाली तय की है, ये कब से हमने लागू किया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आम चुनाव जो है कितने वर्षों में होता है? भारत में जो आम चुनाव होते हैं कितने वर्षों में होता है? वो होता है ऑप्शन सी 5 वर्षों में। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे 2014 का चुनाव हुआ, 14 का, फिर 2019 का हुआ, तो 5 साल का गैप आ रहा है। फिर 19 के बाद कब होगा? 2024 में होगा, 24 के बाद 2029 में होगा, तो 5 साल चलता रहता है। ठीक है, जो आम चुनाव की बात कर रहे हैं हम। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका पैसेज ही है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, क्या है? तो वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा, वोटिंग राइट फॉर ऑल अबव 18 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखें, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? तो 18 ईयर, राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। थर्ड पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हेन डिड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कम इनटू फोर्स इन इंडिया? ठीक है, तो आपको बताना है, इसका आंसर मैंने आपको बताया कि 24 के आपको बताना है कि थर्ड का क्या आएगा,
ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर कमेंट में क्या आएगा। आगे हम देखते हैं इसी का जो है, इन हाउ मेनी इयर्स जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, तो राइट आंसर 5 इयर्स आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है कार्टून वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 जो है ये भी 4 नंबर का ही है। तो ये आप यहाँ पे कार्टून देख रहे होंगे, यहाँ पे कार्टून दिखाया हुआ है और आपने ये चैप्टर्स अपनी बुक में देखे भी होंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन से आपको समझ जाना है, भले आपको चित्र याद हो ना हो, ठीक है, ये चित्र आपने देखा हो ना हो, एक बार क्वेश्चन देखना है किससे रिलेटेड आपको लगता है। तो राज्यपाल के बारे में बात की गई है, तो राज्यपाल से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि राज्यपाल होता कौन है, क्या है। ठीक है, जैसे आप राष्ट्रपति को तो जानते ही होंगे, राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है। ठीक है, देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ऐसी राज्य का भी प्रमुख होता है, वो कौन होता है, वो होता है आपका राज्यपाल। इसको राज्यपाल हम कहते हैं। तो राज्यपाल से आपको याद रखना है, राज्य का प्रमुख जो है राज्यपाल होगा। तो यही है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे पूछा गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो जो है ऑप्शन बी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, राष्ट्रपति। दूसरा पूछा गया है क्वेश्चन, कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की मर्जी से होती है, जब चाहे वो उसे जो है उस पद पे डाल दे, राज्यपाल के जो पद है उन पे डाल दे, और जब चाहे वो उन्हें उस पद से हटाकर किसी और पद पे, अन्य पद पे जो है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रहती है राष्ट्रपति की मर्जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार से होती है। तो हाँ, इसी प्रकार से होती है, राष्ट्रपति जी ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए बोला जाता है, एक क्वेश्चन निकलता है ना आपका कि समझाइए कि किस प्रकार राज्यपाल जो है वो केंद्र के जो है इशारों पे काम करता है, या राज्य में क्या है कि वो जासूसी का काम करता है। ये क्वेश्चन आपका निकलता है। 4 पे आए हम क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए कितने वर्ष के लिए की जाती है, आपको बताना है कितने वर्ष के लिए जो है राज्यपाल। इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताइए। फोर्थ का जो है 25 का जो फोर्थ है उसका ए, बी, सी और डी, ये आपको बताना है। थोड़े जो मुश्किल नहीं है, मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे आपके इजी है, लेकिन मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ कि कितने बच्चों को आता है इसका आंसर। ठीक है, बाकी आपको इंग्लिश मीडियम में आप इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से देखेंगे, यही चित्र है आपका। स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट्स। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या चीफ मिनिस्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे हम, अकॉर्डिंग टू द कार्टून व्हाट इज मींट बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो प्रेसिडेंट विल जो है राइट आंसर निकलकर ऑप्शन ए ही आ जाएगा, प्रेसिडेंट की मर्जी रहती है इसमें चुनने में। थर्ड की बात करें, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑलवेज लाइक दिस। तो यस, राइट आंसर यस निकल के ऑप्शन ए जो है राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉर हाउ मेनी इयर्स द गवर्नर इज अपॉइंटेड। आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है नीचे। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं अब हम। ये हमने देख लिया आपका कार्टून वाला। पहला मैंने बताया आपको पैसेज रहेगा, जो कि हमने पैसेज कर लिया। उसके बाद ये कार्टून रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जा रहा है। और लास्ट जो रहता है आपका वो चित्र वाला रहता है। तो ये क्वेश्चंस आपका आप बुक में देखे होंगे, अगर ये इमेज देखा है तो ये आपका पूछा गया है। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, उस पर आधारित प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो जो ये चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र में आपको किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होते हुए दिख रहा है। तो आपको पता होंगे आपकी 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से आपको कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कौन सा है। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी जो ऑप्शन है वो राइट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है कि बच्चों से क्या है कि काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आ जाएगा।
दूसरा है दिखाए गए चित्र में इस मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 से, 22 से 23 है, 25 से 28 है, 29 से 30 है, आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा 14 से लेकर 18 तक क्या है, ठीक है। फिर आपका 19 से लेकर जो 22 तक है वो कौन सा है, 22 से लेकर जो है 23 तक कौन सा है। ये आर्टिकल है आपके, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, ठीक है। जैसे ये समता का हो गया, ये आपका जो है स्वतंत्रता का हो गया, ये फिर कौन सा आएगा आपको बताना है, इस मौलिक अधिकार कौन से किस अनुच्छेद में आता है। तो यही है आपका वो वाला, ठीक है। जो आपने ऊपर जो देखा ना ये वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपका 22 से 25 तक जो है, सॉरी 22 से 23 तक जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला ही आपका आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में है ये, 22 से 23 तक। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है आपका क्वेश्चन, कितने वर्ष तक बच्चों को जो है कारखाने अथवा खान में नौकरी नहीं करवाया जा सकता। ये है आपका राइट आंसर, क्या निकल कर आएगा, 15, 18, 14 या 11। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 14 वर्ष तक जो है किसी भी कारखाने हो गए, ठीक है, या खान में, खान मतलब अब जो खान रहती है, आपने सोने की खान ऐसी सारी देखी होगी, वो ऐसी खान रहती है जिसके अंदर जो है काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये 14 वर्ष तक का रोक है। आगे हम देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पुराने समय में इनमें से किसके द्वारा बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। जमींदार, सूदखोर, सूदखोर मतलब होता है जो पैसा देते हैं और सूद पे आपसे जो है लेते हैं, ब्याज लेते हैं, अन्य धनी लोग सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने हिंदी में देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो ये आपके सामने ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, पिक्चर दिख रहा होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो विच फंडामेंटल राइट्स वोलेशन डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, ठीक है। यहाँ पे आप इसे, यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। दूसरा है इन विच आर्टिकल दिस फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर शोन। तो आर्टिकल आपका जो है ऑप्शन बी राइट निकल कर आ जाएगा, 22 से लेकर 23 तक इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अप टू व्हाट एज चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्रीज और माइंस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका 14 इयर्स तक जो है नहीं कर सकते काम। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है बॉन्डेड लेबर वाज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ओल्डन टाइम्स। तो जमींदार, ठीक है, अजर्स, अदर रिच पीपल या ऑल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा आपका ऑल। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 है, जिसको हमने इंग्लिश मीडियम में देखा। तो यहाँ तक हमने पूरे जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब जो स्टार्ट होंगे आपके वो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है 6, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये 6 अंक के क्वेश्चन रहेंगे आपसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 अंकीय प्रश्न। ये आपके 6 नंबर वाले यहाँ से रहेंगे। 27वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, शक्ति और इनकी स्थिति के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे संसद रहते हैं, जैसे कि आपने कई बार संसद के बारे में पढ़ा है, उसके 2 सदन रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें तीसरा भी होता है जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आप इसे मान के चले। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति का वर्णन करना है। राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है। औपचारिक का मतलब कि एक कहने के लिए प्रधान है, वैसे पूरी शक्ति जो रहती है वो किसके पास रहती है, लोकसभा, जिसे आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास रहती है, ठीक है। बाकी इनकी जो इनके कुछ विशेष अधिकार है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, फाइनल पेपर में। वैसे ये आपने समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सारी जो है शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन आपने सुना होगा ये सभी शक्तियों का यूज वो क्या है, अपने मन से नहीं करते, बल्कि जो भी मंत्री परिषद कहते हैं इन्हें करने के लिए वही करते हैं। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जो कहेगा वही होगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार है,
विशेष अधिकार में क्या है, सबसे पहले आप इसे जान लीजिए, लोकसभा है, राज्यसभा है। कोई भी कानून जब आता है, यहाँ पे आता है, कोई भी विधेयक यहाँ पे प्रस्तुत होता है, ठीक है? विधेयक होता है जो कानून बनने के लिए जब जाता है, तो यहाँ पे लोकसभा में जाएगा, पास हो गया, फिर यही विधेयक क्या आ जाएगा, यहाँ पे राज्यसभा में जाएगा, तो यहाँ से पास हो गया। यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं इसमें। अगर इन्होंने वापिस भेज दिया तो वो क्या है, विधेयक कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो क्या है, कोई भी विधेयकों या सदनों को, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये वही चीज है। आपका जो है विधेयक गया है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि इसके ऊपर आप दोबारा विचार करिए, ठीक है? राष्ट्रपति क्या कहेंगे, दोबारा इसके ऊपर आप विचार करिए और देखिए, इसकी कमियों को दूर करिए, फिर मेरे पास भेजिए। तो क्या है, इनके पास ये अधिकार है, वो सदनों को पुनर्विचार के लिए कोई भी विधेयक है उनको लौटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब। यानी क्या है, जो भी विधेयक पारित हुआ है संसद के द्वारा, संसद आप जिसे लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? इनके द्वारा पूरा संसद ही ले लीजिए, उनके द्वारा पारित जो विधेयक है उनको स्वीकृति यानी हाँ भरने में क्या है, ये इनके पास गया, लेकिन इनको टाइम जो है ये देरी कर सकते हैं देने में। विलंब का मतलब होता है देरी करना, तो उनको स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं, इनके पास ये विशेष अधिकारों में से एक अधिकार है। और जो तीसरा अधिकार है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय लेना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री को चुनने में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास, जो आप इसे इंपॉर्टेंट के लिए विशेष अधिकार, ठीक है, स्पेशल पावर में कह सकते हैं इसे। तो ये आपका हो गया जो राष्ट्रपति है वो कौन है और उनके विशेष अधिकार के बारे में। आई होप कि आप समझे होंगे। ये इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, पूरा एक्सप्लेन करना है इसको आपके आगे, ऐसे इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसको भी करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया क्या राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति देश का, किसी भी राज्य का प्रमुख, राज्य का मतलब देश ही होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, ठीक है? इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं तो, बाकी देश के अंदर ही हम बात करें, राज्य का मतलब राज्य, कोई भी राज्य हो गया, यूपी, बिहार, ठीक है? और देश का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पावर एंड पोजीशन क्या रहती है प्रेसिडेंट की, इज अ फॉर्मल है, ठीक है? ऑल्सो द प्रेसिडेंट हैज मैनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव हो गया, लॉ मेकिंग, लीगल एंड इमरजेंसी पावर, बट ही यूज ऑल जो है दीज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो कहते हैं, एडवाइस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इनको जो है जो भी पावर्स है उनका यूज करते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, constitutionally the president has the right to receive information about all important issue and proceeding of the council of ministers, ठीक है? मेन थ्री जो मैंने बात किया आपका, स्पेशल पावर, कैन रिटर्न इट टू द हाउसेस ऑफ रिकंसिडरेशन, ठीक है? एक हो गया, डिले इन गिविंग असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय यूजिंग वीटो पावर आफ्टर द इलेक्शन at the time of claims of many leaders decide who will become the prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने में, चूज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रेसिडेंट का। तो ये आपका हो गया। बाकी इसके अंदर अथवा भी दिया हुआ है, और करके हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। मैंने अथवे का आंसर आपको नहीं दिया है, अथवे का आंसर मैं आपको अलग करवाऊंगा और आपको इसे खुद भी करना है। प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति का वर्णन, ऊपर राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, नीचे आपको प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, इनकी शक्तियां और स्थिति क्या रहती है, ठीक है? ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। डिस्क्राइब द पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो इसका आंसर, और ये सभी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? भारत में जो चुनाव होती है, आपने देखा होगा भारत में कई बार चुनाव होते रहते हैं, साल हमेशा चुनाव होते रहते हैं, यहाँ पे महीने, 3 महीने 2 महीने में चुनाव होते रहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है चुनाव की? तो चुनाव के बारे में आप नॉर्मली जो जानते होंगे वो लिख देना, आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? किसी भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है चुनाव के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चुनाव में जो जो आप देखते होते हुए, ठीक है, पॉजिटिव चीजें आपको डालनी है, नेगेटिव नहीं डालनी है। विशेषताओं में जो उसकी रियल होती है वो डाला जाता है, होता कुछ भी हो लेकिन उन्होंने जो कहा है उसके बारे में कहा जाता है, वो चीजें आपको डालनी है।
विशेषताओं में देखिए, भारत में क्या है, लोकतंत्र है, यानी जहां पर जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र ही कहते हैं हम। तो जिसे जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा जो है चलाती है। संविधान द्वारा प्रतिनिधियों के चुने जाने का तरीका भी बताया गया है कि किस प्रकार क्या है, किसी भी प्रतिनिधि को चुना जाएगा, कोई भी कैसे जो है वो प्रतिनिधि बनेगा, ठीक है, जिसे हम चुनाव प्रणाली कहते हैं। भारत में चुनाव के द्वारा हम तय करते हैं कि हमारे ऊपर यानी शासन कौन करेगा या चलाएगा कौन देश को, ठीक है, शासन तो नहीं, कौन चलाएगा देश को। तो भारत में संसद के निम्न सदन लोकसभा, जैसे अभी तक हम देखें हमारा 1952 में पहला चुनाव हुआ था, क्योंकि 1947 के बाद जो है वो हमारा देश जो है आजाद हो गया था, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है पहला चुनाव हुआ था ना 1952 में हुआ था। यहाँ पे अभी तक हम देखें तो 17 चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, और पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। चुनाव प्रणाली की क्या-क्या विशेषता है, तो चुनाव में वो आपको देखिए वयस्क मताधिकार रूल अपनाया हुआ है, जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति है, ठीक है, वही वोट डाल सकते हैं। एक ये हमने अपना रखा है प्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पे देखेंगे तो भारत में क्या है कि बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यहाँ पे लोग खड़े हुए, ठीक है, 3 खड़े हुए मान लीजिए, और यहाँ पे जनता है। तो ये डायरेक्ट ही चुनती है कि हमारा ये बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट ही इसको चुन लिया, डायरेक्ट ही इसको चुन लिया, इसको चुन लिया। तो प्रत्यक्ष भारत में लोकतंत्र राज्यों की विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों, इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और ये संस्था ही शक्ति का वास्तविक प्रयोग करती है, और इसलिए इनके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। परंतु राज्य सभा विधान हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अब अप्रत्यक्ष कैसे, इनको जो चुना है ना हमने, इन तीनों को, इनमें से किसी ने इनको चुना, तो ये भी किसी को चुनेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए मान लीजिए, तो राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, तो ये सब भी राष्ट्रपति को चुनेंगे, कितने को कौन चुन रहा है, किसी को ये चुन रहा है, तो ऐसे तय होता है। मैंने किसी और को चुना, उसने किसी और को चुना, ये होता है राष्ट्रपति। मेरी तरफ से मैंने बोल दिया कि आपको मैं वोट दे रहा हूँ, आप ऊपर के व्यक्ति जिसको चाहे उसको चुनिए, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको चुन रहा हूँ, उससे ऊपर उसको किसी को उसके लिए नहीं वोट देना है, तो वो प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही हमने गुप्त मतदान के लिए अपनाया हुआ है। गुप्त मतदान आप जानते होंगे कि आप कोई भी 18 प्लस जो होता है वो वोट देता है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि किसको वोट दिया है, उसके अलावा जो वोट डाल रहा है। तो ये हमने अपनाया हुआ है ताकि चुनाव क्या हो और भी अच्छे तरीके से हो, और जो है स्वतंत्र हो। तो ये बहुत जरूरी होता है चुनाव में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। भारत में मतदान जो है गुप्त रूप से होता है। गुप्त मतदान की व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, आवश्यक रहता है। वोट डालने वाले यानी मत डालने वाले होते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं पता रहता कि वो अपना वोट जो है वो किसको दिया है, उसके अलावा और किसी को नहीं रहता। इसमें बहुत फायदा होता है लोगों का। जहाँ पे पैसे दे के वोट खरीदे जाते, वहां वो पैसा लेके भी वोट किसी और को डाल डाल सकते, ये रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा धांधली तो होती है, लेकिन लोग भी फायदा उठाते, पता तो चलेगा नहीं। चुनाव आयोग हो गया। चुनाव आयोग क्या है, हमारा जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, 1947 को आजाद हुआ भारत, तब उसके बाद जो है चुनाव 1952 में हुआ जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, चुनाव कराने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम चुनाव आयोग है, ठीक है। भारत में चुनाव जो है सही तरीके से हो सके, उसका बिल्कुल रूपरेखा सही तरीके से तैयार की जा सके, इसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी रहती है कि भारत में चुनाव हो, ठीक है। चुनाव करवाना मतलब कहाँ पे करवाना, किस तरीके से करवाना। भारत में चुनाव सुचारू रूप से संचालन के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए पॉइंट, कुछ वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण। देखिए चुनाव में कुछ वर्गों के लिए भी, और जैसे अनुसूचित जाति हो गए, जनजाति हो गए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आरक्षण की व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, तो आप ये भी डाल सकते हैं। और योग्यता का निर्धारण, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ योग्यता जो दी होती है वो चाहिए ही होती है, तो ये चीजें आपको बताया हुआ है, तो ये आप डाल सकते हैं। भारत में जो भारतीय चुनाव प्रणाली है उसकी विशेषताओं में। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे चुनाव में, ठीक है। अगर हाँ चुनाव के बारे में ये आ जाता है कि चुनाव में क्या क्या कमियां हैं, भारत में होने वाले चुनाव, पैसा बहुत खर्च होता है, डाल सकते हैं, बहुत धांधली होती है, जाति या धर्म के आधार पर वोट आज भी लिए जाते हैं,
ऐसी सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताया हूँ वो मैं जरूर लेके आऊंगा दूसरी जो वीडियोस होंगी उसके अंदर। अब इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रो सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी हमारी जो इलेक्शन जो है सिस्टम है उसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे हम ये मैंने जैसे कि आपको बताया अभी तक 17 इलेक्शन हैव बीन हेल्ड फॉर द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्शन जो फर्स्ट जो है इलेक्शन हुआ था हेल्ड इन 1952। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी हिंदी मीडियम में, और मैंने इंग्लिश मीडियम में भी आपको पॉइंट शो कर दिया। अडल्ट सरफ्रेज, ठीक है, 18 प्लस के जो 18 इयर्स ऑफ एज ऑफ और अबव हैज द राइट टू वोट। एक पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन टू द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, पंचायत, तो इनके जो चुनाव होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है। But the Rajya Sabha Legislative Council is the state legislative council, and the election of the president, vice president, etc. Is done directly in indirectly. ठीक है, ये आ जाएगा। सीक्रेट वोटिंग, जिसे आपने गुप्त मतदान देखा हिंदी में, सीक्रेट वोटिंग होता है। वोटिंग इन इंडिया इज डन इन अ सीक्रेट। द सिस्टम ऑफ सीक्रेट वोटिंग इज एसेंशियल फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। Apart from the voters, no one other than the voter gets to know whom he has cast his her vote। ठीक है, किसको वोट दिया यानी पता नहीं चलता है। Election Commission for the smooth conduct of election in India, there is a system of election commission in which there is a chief election commissioner and some other election commissioners. They are appointed by the president। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर सर्टेन क्लासेस हो गया, और ये आपके होंगे क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिटरमाइनेशन क्वालिफिकेशन, तो ये आप डाल सकते हैं। इन इंडिया सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द सर्टेन क्लासेस सच आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लेचर्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, एंड इन ऑल द इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया सम क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड whose qualification has been fixed। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में, या इंडियन जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों में ही हमने डिस्कस कर लिया है। इसी में जो है आपको अथवा और भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमने दिया है भारत में होने वाले चुनाव पर जो चुनाव होते हैं उसके मुख्य पड़ाव क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, जैसे इलेक्शन की तारीख आती है या क्या आता है, आपको लाइन से बताना है कि क्या क्या होता है। कोई भी अगर मैं जाऊंगा इलेक्शन के लिए तो मेरे को अपना नाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको बतानी किस तरीके से प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या पड़ाव पार करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आए। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, ये हमने क्वेश्चन जो है 4 नंबर में भी देख लिया था, बाकी 6 नंबर में भी आ गया। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, जो स्वतंत्रता है उसकी नकारात्मक अवधारणा क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, बंधनों का ना होना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बंधनों का ना होना नहीं होता है उसमें जो सकारात्मक है। बाकी मैं एक एक करके बता देता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर क्या है, विरोधी है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो कहते हैं कि राज्य स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है व्यक्ति के हित जो है वो समाज के हित से अलग होते हैं। ये कौन कह रहे हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा रखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा रखने वाले क्या कहते हैं, ये इसका अर्थ क्या है, बंधनों का ना होना नहीं है। ठीक है, यानी बंधन ना हो ये नहीं हो सकता, ये कहते हैं। ये भी नहीं कहते कि पूरी तरह से बंधन हो। ठीक है, इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि बंधन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर क्या है, सहयोगी है, लेकिन उनकी तरफ से क्या बोला गया था, नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ से वो परस्पर सहयोगी नहीं है। ठीक है, सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके जो समर्थक है उनका मानना है कि
राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करने वाला है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। बाकी ये इसे आप इतनी बार आएगा क्वेश्चन, जितनी बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कई बार ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। इंग्लिश मीडियम में देखें डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ जो है, यहाँ पे हम लिबर्टी डाल दें। ठीक है, यहाँ पे आप लिबर्टी लेके चले। तो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी मींस जो है एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबर्टी, लॉ एंड लिबर्टी आर जो है कंट्राडिक्टरी। अकॉर्डिंग टू द proponent of negative liberty, the state is destructive of liberty, and according to negative liberty, the interest of the individual are separate from the interest of the society। तो ये क्या है? नेगेटिव लिबर्टी जो है उनके जो है विचार थे इंग्लिश मीडियम में ही। अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी को देखें, पॉजिटिव जो कंसेप्ट है क्या है वो, ठीक है, तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है? तो पॉजिटिव लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबर्टी, लॉ एंड लिबर्टी आर म्यूचुअल। जो अगला पॉइंट है आपका, प्रोपेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी बिलीव दैट द स्टेट इज नॉट एनिमी ऑफ लिबर्टी बट इट्स जो है प्रोटेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबर्टी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसे कुछ इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। इसी के अंदर आपको और देखने को भी मिलेगा अथवा देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर जो 30 तक है, इसके अंदर आप 4 क्वेश्चन देखेंगे और 4 के 4 में आपको और देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है और करवाया भी है, जब मैंने आपको जो है 4, अभी तक हम चौथा पेपर कर रहे हैं, इससे पहले पेपर लिए थे तो उसके अंदर भी लिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगी? उदाहरण सहित आपको बताना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर है, कैसा है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 19 है वहां से आपको बताना है इसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जो है आप लिबर्टी भी डाल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम सही है आपका। एक्सप्रेशन इन योर ओपिनियन, व्हाट वुड बी appropriate restrictions on the freedom, give examples। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और में 30 है आपका क्वेश्चन नंबर, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत। देखिए, न्याय हमने पढ़ा, जो न्याय करती है वो न्यायपालिका करती है, यानी इसे आप जज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन समाज होता है एक समाज, जैसे आप गांव ले लीजिए, इस समाज कह लीजिए। ठीक है, समाज, उसके अंदर भी लोग भी अपने एक दूसरे के साथ आप भी न्याय करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग न्याय करते हैं। एक जज जो है वो उसका न्याय अलग है। ठीक है, आपका जो न्याय है, जैसे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, जैसे लोग हैं वैसे बर्ताव। ठीक है, तो क्या है, सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर 2 जातियों के लोग जो है, 2 व्यक्ति है और एक ही काम करे, तो उन्हें क्या है, दोनों को एक जैसा ही वेतन मिलना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये न्याय है। ठीक है, सामाजिक न्याय के अंदर आते हैं ये क्या हो गया, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय क्या है? अब इसके अंदर आप देखेंगे कुछ परिस्थितियां, यानी कुछ स्थिति ऐसी भी रहती है जहां पे क्या होते हैं, समान न्याय करना हमारे लिए सही नहीं होगा। जैसे क्लास में पढ़ रहे जब छात्र होते हैं, उनकी जब परीक्षा होती है तो उनको सबको एक जैसे अंक दे दिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी क्या है कि मेहनत और कौशल और संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर भी क्या है, न्याय किया जा सकता है। इसे हम समानुपातिक न्याय कहते हैं। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ जो है ढंग से बर्ताव उन करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। जैसे आपने मेट्रो देखा होगा, मेट्रो हो गए आपके, ठीक है, बस हो गए, या रेलवे देख लीजिए, उनकी में क्या है कि जो विशेष जो है लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो जिनको विशेष जरूरत है, उनको, जैसे जो है कोई जो है
व्यंग, अपंग है जिसे आप कह सकते हैं अपंग, ठीक है। या जो है देखेंगे आप मेट्रो में जो है ये सीट जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ये आप इस तरह से देखेंगे। तो विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल भी रखना क्या है, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है, ये सामाजिक जो न्याय है उसको स्थापित करने के ये सिद्धांत है, कुछ इस तरीके से समाज में न्याय जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखें हम इसी क्वेश्चन को, एक्सप्लेन एनी थ्री प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, ठीक ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑफ इक्वल पीपल, प्रोपोर्टिनेट जस्टिस हो गया, ठीक है, और स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल नीड्स हो गए। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश मीडियम में, इक्वल राइट फॉर ऑल एंड प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सिटीजन शुड नॉट बी जज ऑन द बेसिक ऑफ देयर क्लास हो गया, कास्ट एंड रेस और जेंडर, बट ऑन बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्टिविटीज। If two people of different caste are doing the same work, then they should get equal remuneration, ठीक है, remuneration। आगे देखिए तो आपका लिखा हुआ है जैसे देर, यहाँ पे जो है देर में बी सम सिचुएशंस वेयर जो है इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी अनफेयर, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट क्या होगा, अनफेयर होगा। लाइक गिविंग इक्वल मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, दिस कैन नॉट बी जस्टिस। Therefore, it would be fair to give different remuneration, keeping in the mind the hard work, skill and possible जो है danger etc. Special care of special need में आप लिख सकते हैं the special needs of the people should be taken care of when the duties and remuneration are fixed. Those who are not equal in some important respect should be taken care जो है by treating them differently, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल नीड्स। इसी के और में अथवा में आप इसे कह सकते हैं, ये जो है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका है भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों को जो है, अब यहाँ पे भारत यहाँ सरकार के द्वारा पूछा गया है क्या क्या कदम उठाए गए हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप टेकन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और में। बाकी ये और वाले क्वेश्चंस की मैंने आंसर आपको नहीं दिए हैं, इनको आंसर आपको खुद ढूंढना है। बाकी मैं पेपर इतने लाऊंगा कि इसके अंदर जो है आंसर सारे आ ही जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं ले लूंगा। बाकी अपनी तरफ से भी आपको कोशिश करते रहना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आज का वीडियो और ये आपका पेपर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपका वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा और पेपर आपके लिए जो है और ज्यादा आने लग जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे और मेहनत करने की, ताकि रिस्पॉन्स आएगा तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको जरूर लगा होगा वीडियो अच्छा। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।